वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जेई मेंस के सिलेबस में है। एंड वन क्वेश्चन इज आस्क्ड ईच ईयर ऑन दिस टॉपिक। तो इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में, और एक वैरायटी जो दो तीन कॉमन वैरायटी ऑफ सवाल जो पूछे जाते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वैसे तो बहुत वास्ट चैप्टर है, या वास्ट टॉपिक है, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। बट अपने सिलेबस में, जेई मेन के सिलेबस में जितना पोर्शन है वो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है उसका। तो हम लोग सिर्फ वही चीजों पे बात करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग दो चीजें देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में। फर्स्ट होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो देखो क्या होता है अपने पास, अगर एक बहुत सारा डेटा होता है, लेट से कुछ रॉ पॉइंट्स या कुछ नंबर्स होते हैं, तो इट इज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी कि उसका एक एवरेज वैल्यू या उसका एक सेंट्रल वैल्यू पे हम लोग चर्चा कर पाए, उसका रिप्रेजेंट कर पाए। तो एन एवरेज वैल्यू और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। लेट से फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास में 50 बच्चों के मैंने क्विज ली, और 50 बच्चों के जो भी मार्क्स आते हैं तो उन सारे मार्क्स को मैंने कलेक्ट करके एक जगह नोट करके लिख लिया। तो ये जो 50 बच्चों के मार्क्स हैं, ये जो मेरे पास नंबर्स हैं, ये मेरे पास जो डेटा है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मैं सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहता हूँ या एक एवरेज निकालना चाहता हूं, तो उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, which is representative of the entire distribution. Then this representative value is called measure of central tendency. तो एक एवरेज या एक सेंट्रल वैल्यू जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। लेट से मैंने एक क्विज एक क्लास में ली और वही क्विज मैंने किसी दूसरे क्लास में ली, तो मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों क्लास का रिलेटिव आपस में परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले क्लास में जो 50 बच्चों ने नंबर स्कोर किए उनका एक एवरेज या एक सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा, और दूसरे क्लास में जो बच्चों के मार्क्स हैं उनका एक एवरेज या एक सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा, और मैं देखूंगा कि ये सेंट्रल वैल्यू या ये एवरेज आपस में कैसे रिलेशन फॉलो कर रही है, जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ विच क्लास परफॉर्म्ड बेटर। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हमें सेंट्रल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, जो अपने सिलेबस में, जो अपने काम के, हम उस पर बात करेंगे। तो एवरेज जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरीके के एवरेज होते हैं: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी प्रोग्रेशन इन सीरीज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और पोजिशनल एवरेज होते हैं 2 तरीके के, मीडियन एंड मोड। तो मैथमेटिकल एवरेज आप पढ़ चुके हो प्रोग्रेशन इन सीरीज 11th क्लास में। उस चैप्टर में हम लोग पोजिशनल एवरेज पे भी बात करेंगे और सब पे। तो ये 5 चीजें हम चर्चा करेंगे: एएम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मोड। तो पहले हम लोग बात करते हैं एएम पे। और एएम बहुत कॉमन एवरेज है। सबसे पहले आप लोग शायद यही पढ़ना चालू किए थे, जब भी आप सुनते हैं मीन या फिर एवरेज, इस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में पहला थॉट जो आता है वो अरिथमेटिक मीन ही आता है। तो मीन का मतलब, एवरेज का मतलब, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। इसलिए 9th क्लास से आप इसको पहले पढ़ना चालू करते हैं। सो फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड का मतलब रॉ डेटा पॉइंट्स अपने पास x1 x2 x3 अप टू xn आर n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल xi। तो अरिथमेटिक मीन, जिसको हम x बार या म्यू से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, तो दिस x बार या दिस म्यू इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय n। तो ये सब फॉर्मूले आप एक्चुअली पहले से जानते हो, दिस ऑल यू नो बिफोर एंड। तो म्यू जो मीन होता है उसको हम लोग x बार या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि सिग्मा एक्स आई, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो आप। तो ये डेफिनेशन ऑफ एवरेज है, अरिथमेटिक मीन। अब और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये तो हो गई अनग्रुप्ड डेटा की बात। अगर अपने पास यही फ्रीक्वेंसी में आ जाए, अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुपिंग या कोई हमने क्लासेस नहीं बनाई है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे क्लासेस हमने नहीं बनाई है। बस हमने उसको, डेटा अगर बहुत बड़ा है और कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में भी ले आते हैं कि x1 x2 x3 xn जो वैल्यूज हैं वो किसी वेरिएबल के वैल्यूज हैं विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 अप टू fn। तो अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन हो? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे
किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी बच्चे के 4 नंबर आए, किसी बच्चे के 5 नंबर आए, फिर किसी बच्चे के 2 नंबर आए, फिर लेट्स से 7 सॉरी 7, फिर किसी के 2, किसी के 4 और किसी के 5। तो बेसिकली हम बोलेंगे, तो ये डेटा बार बार आ रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे द नंबर 2 हैज अपीयर्ड 3 टाइम्स, द नंबर 5 हैज अपीयर्ड 2 टाइम्स, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड 2 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आ रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस केस में जो डेफिनेशन बनती है, इस केस में जो एएम का फॉर्मूला बनता है, देखो फॉर्मूला बेसिक वही है, बेसिक फॉर्मूला यही है। इसी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छे से, तो आप आराम से समझ सकते हो कि अगर x1 जो है वो f1 बार आ रहा है, तो मैं x1 प्लस x1 प्लस x1 कितनी बार लिखूंगा, f1 टाइम्स। उसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाइड बाय f1। सिमिलरली अगर x2 वाला डेटा f2 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, x2 प्लस x2 प्लस x2 कितनी बार, f2 बार। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 fn xn। अगर कोई डेटा एक ही बार आ रहा है तो ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। तो लेट से x5 अगर एक ही बार आया तो हम लिखेंगे x5 1 टाइम, तो x5 इंटू 1। सो ऊपर बनता है सिग्मा fi xi और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, अगर x1 f1 बार आया है, x2 f2 बार आया है, तो इन सबको ऐड कर देंगे f1 f2 f3 कि हर कोई इतनी इतनी बार आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगे वो सिग्मा fi होगा, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल N का मतलब यही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी भी वही है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है। अब वो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, बट बेसिक अभी भी वही है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्मा fi xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सिग्मा fi। अब इसी में एक शॉर्ट मेथड भी होता है। तो शॉर्ट मेथड बेसिकली तब यूज करते हैं हम लोग जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाए। सो इफ द वैल्यू ऑफ xi आर लार्ज, then the calculation of am becomes by using previous formula becomes tedious and time consuming। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन सच केसेस वी टेक डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम एन आर्बिट्री पॉइंट ए। तो ये a का वैल्यू आप अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक पॉइंट a सिलेक्ट करते हो कि यार एग्जांपल से देखते हैं, चलो लेट से मेरे पास नंबर है 2014, फिर इनका एवरेज निकालना है। लेट से फॉर एग्जांपल मैं छोटा ले रहा हूँ एग्जांपल 2014 2020, देन लेट से 2000 और एक ले लेते हैं अपन लोग 2010। लेट से ऐसा कुछ एग्जांपल है। तो अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, ठीक, वैसे तो आप ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, बट क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं, हालांकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो सपोज ऐसे मेरे पास 1000 2000 नंबर लिखे होते जो इसी रेंज के हैं, 2000 के आसपास वाले, तो कैलकुलेशन बड़े बड़े नंबर्स का टफ हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक ए पॉइंट चूज करते हैं। बेसिकली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े हो तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप का कुछ है, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप का हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए चूज कर लेते हैं। लेट से जैसे मैं 2000 को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लेता हूँ, तो 2000 के रेफरेंस में आप अपने डेविएशंस ले लो कि 2000 से कितनी दूरी पे। एक तरीका होता है ये ए को, इस स्मॉल ए को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, इसमें से जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप ए बोल दो। ये एक तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो। जस्ट एक मेरा सजेशन है कि स्मॉलेस्ट को आप ए बोल दिया करो। तो अब डेविएशंस देखो क्या क्या होंगे, 14 20 0 एंड 10। तो अब ये नंबर्स छोटे हैं, इन पे कैलकुलेशन करना आसान है। तो आप इनका एवरेज निकाल लो। तो इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स जो 44 है डिवाइड बाय 4। तो इन चारों नंबर्स का एवरेज जो है वो 11 आया है। अब क्या अपना फाइनल आंसर 11 होगा, नहीं, ये डेविएशंस का एवरेज है। तो फाइनल आंसर पता है क्या होगा अपना, फाइनल आंसर होगा इन डेविएशंस के एवरेज में आपको वो रेफरेंस पॉइंट वापस ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये अपना फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें तो आंसर आएगा 2011। देखो बहुत लॉजिकल है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने सारे बड़े नंबर्स को एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से छोटा नंबर बना लिया, उन छोटे नंबर्स का एवरेज ले लिया और जो एवरेज आया है उसमें वापस से ये 2000 ऐड कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने हर ऑब्जर्वेशन में से 2000 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो नए नंबर्स आए उनका एवरेज लिया और एवरेज में वापस से हमने वो जो 2000 अपना रेफरेंस था वो ऐड कर दिया। तो काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जैसा आप उसको समझ सकते हैं। और बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन जब हम लोग बात करेंगे उसमें मैं इस बारे में
डिटेल में चर्चा कर लूंगा कि कैसे हम लोग इसको चूज कर सकते हैं ए को अलग अलग टाइप से। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आइए। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन, इफ द मीन ऑफ द सीरीज इज एक्स बार देन फाइंड द मीन ऑफ द सीरीज xi plus 2i वेयर i is 1 2 3 4 अप टू n। तो बिल्कुल लॉजिकली आप स्टार्ट करेंगे, ये गिवन है अपने को, और जो नई सीरीज है वो नई सीरीज के नंबर्स के बारे में समझो पहले। xi plus 2i का मतलब है i की वैल्यू 1 2 3 4 डाल के देखो आप, तो xi plus 2 मतलब x1 plus 2, x1 plus 2 times 2, x3 plus 2 times 3, और i की वैल्यूज डालनी है बस, और कुछ नहीं। और फिर आप नंबर्स को सेपरेट कर लो, तो सारे xi जो है इन हर ब्रैकेट का पहला पहला कंपोनेंट आप अलग से सॉल्व कर लो, दूसरा दूसरा कंपोनेंट अलग से सॉल्व कर लो। एंड एज यू नो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n plus 1/2, so we can easily say that the final answer of this question is अपना n plus 1, x बार जो x बार प्लस n plus 1, मतलब पुराने एवरेज में n plus 1, सेकेंड वाला ऑप्शन। सेकेंड इलस्ट्रेशन जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड फ्रीक्वेंसी टेबल पे, कि फाइंड द एम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का मतलब क्या है? इस टेबल का मतलब है 5 जो है वो 4 बार आ रहा है, 8 जो है वो 5 बार आया हुआ है, 11 जो है वो 6 बार आया हुआ है, 14 जो है वो 10 बार आया हुआ है। तो आप समझ रहे हो, अगर आप अपने बेसिक फॉर्मूला से जाते हो तो आप इन सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे। तो हमने क्यों वो FI/XI वाला फॉर्मूला बनाया, क्योंकि मीनिंग तो उसका सेम ही ना, 5 + 5 + 5 + 5 मतलब 4 times 5, 8 + 8 + 8 + 8 6 बार है, तो 5 बार है, तो 5 times 8। सिमिलरली 11 6 बार लिखा है, तो 6 times 11। दैट्स व्हाई वी यूज अवर फॉर्मूला FI/XI। तो आप पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लो, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, 4 + 5 + 6 + 10 + 20 दैट इज 45। फिर आप सिग्मा FI/XI निकाल लीजिए, 5 × 4 + 8 × 5 + 11 × 6 + 14 × 10 + 17 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये सारे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका वैल्यू आता है 606। और फिर इन्हीं का आप रेशियो ले लीजिए डिवाइड करके, यू विल गेट योर एवरेज दैट इज 13.47। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था उसको हम लोग अब प्रॉपर्टीज में एक बार इकट्ठा पढ़ लेते हैं एक जगह। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो नहीं फर्स्ट नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कि अगर किसी वेरिएट का, वेरिएट मतलब वेरिएबल, किसी वेरिएबल का जो xi को हम लोग वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग xi की अलग अलग वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं। xi जो है वो वैल्यू लेता है x1 x2 x3 अप टू xn। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक साथ एक शब्द में समराइज करूं या एक सेंटेंस में समराइज करूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। if all the if all the observations are increased by a number k, यहां इसने लैम्डा लिखा है तो हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। if all the observations are increased by a constant lambda, then the arithmetic mean is also then the arithmetic mean also increases by lambda। ये प्रॉपर्टी का मतलब स्टेटमेंट में अगर मैं बोलूं, तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस लैम्डा अमाउंट से बढ़ा दिए जाते हैं तो अरिथमेटिक मीन भी लैम्डा अमाउंट से बढ़ जाता है। प्रूफ कैसे? नया वाला जो मीन होगा वो होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n। तो आप लोग क्या कीजिए, आप इनके पहले पहले वालों को ऐड कर लो और जो लैम्डा लैम्डा एक्स्ट्रा है उनको ऐड कर लो। तो नए ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज बनेगा वो बनेगा x1 प्लस x2, ये n को इधर बांट देते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत लॉजिकल है, आप देख सकते हो इजीली। ये हो जाएगा प्लस लैम्डा हो जाएगा n टाइम्स लैम्डा। तो जो पहला टुकड़ा था ये तो अपना पुराना वाला मीन है, और ये उसमें लैम्डा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इन शॉर्ट, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड from each of the observations, if the same constant lambda is added or subtracted by each observation of the data set, then the overall arithmetic mean is also increased or decreased by the same amount lambda। और यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे थे एक्चुअली ये मेरे इस एग्जांपल में। तो
अज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका मतलब यही होता है कि मैंने सारे ऑब्जर्वेशंस को 2000 से कम कर दिया। ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2000 अमाउंट। तो जो एक्चुअल मेरा आंसर आना चाहिए था, जो मेरा एक्चुअल एक्स बार आना चाहिए था, वो भी 2000 से कम हो गया होगा। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि मैंने सब में से 2000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे नए ऑब्जर्वेशंस बन गए थे 14, 20, 0 और 10। तो जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए था वो भी 2000 से कम हो गया होगा। तो मतलब एक्स बार माइनस 2000 ये एवरेज रहा होगा इन नंबर्स का। तो नंबर्स का एवरेज क्या बना 11। इसका मतलब एक्स बार माइनस 2000 जो है ये मेरा 11 के बराबर रहा होगा। और इसी को हम लोग सॉल्व करके बोल सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 2000 प्लस 11 दैट इज 2011। तो प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे हम लोग, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड बाय ईच ऑब्जर्वेशन देन द अरिथमेटिक मीन आल्सो एडेड बाय द सेम। एडिशन सब्ट्रैक्शन में उतने अमाउंट से शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी यही चलता है। अब ये कॉमन सेंस आप लोग जज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा देन द अरिथमेटिक मीन आल्सो बिकम्स लैम्डा टाइम्स। कैसे आप लोग प्रूव कर सकते हो इजीली, इन सबको ऐड करोगे अगर तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा बाहर। जब मल्टीप्लाई में है तो सब में से लैम्डा बाहर कॉमन आ जाएगा, और जो ये बनेगा ये अपना पुराना वाला अरिथमेटिक मीन बनेगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अच्छा यहाँ पे लैम्डा 1 से बड़ा भी हो सकता है 1 से छोटा भी हो सकता है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी में क्या बोलूंगा, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑब्जर्वेशन देन द अरिथमेटिक मीन आल्सो बिकम्स लैम्डा टाइम्स। या फिर इफ अ कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑब्जर्वेशन देन द अरिथमेटिक मीन आल्सो बिकम्स 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स। इसका एप्लीकेशन है कि बड़े बड़े नंबरों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी छोटा कर सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मुझको अरिथमेटिक मीन निकालना है इन नंबर्स का 17, 68 और क्या ले सकते हैं हम लोग 34 और लेट्स से 85 और एक मैं ले लेता हूं -51। सपोज मैं आपको बोलता हूं बेटा मेरे को इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके दो, तो आप लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है, बट थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज कैसे लगाएं, ठीक, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है कि सबको मैं अगर एक कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे नंबर्स छोटे बन जाते हैं। बट एक ऑब्जर्वेशन आपने देख ली होगी कि ये बहुत स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, ये 17 के मल्टीपल्स ही नजर आ रहे हैं सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये पुराना डेटा पॉइंट्स है xi, लेट से x1, x2, x3, x4, x5 बोल लेते हैं इसको। तो अगर ये पुराने डेटा है xi, तो जो नए वाले डेटा होंगे ना yi, उसको हम लोग ले लेंगे xi अपॉन 17। मतलब मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 17 तो क्या खेल बनेगा। तो अगर 17 से मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1, 4, 5, नहीं 1, 4, 2, 5 और -3। ये छोटे छोटे नंबर्स ना, कैलकुलेशन आसान हो गई। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 17, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए था, जो मेरा एक्स बार, जो मेरा एवरेज आना चाहिए था, वो भी 17 से डिवाइड हो गया होगा। मतलब एक्स बार अपॉन 17 जो है वो इन पांचों नंबर्स का एवरेज होगा। अब आप इन पांचों नंबर्स का एवरेज निकाल लो, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा। तो 1 + 4 होता है 5 और 5 10, 2 12, 12 में से 3 गए तो 9। तो इन नंबर्स का एवरेज क्या आ रहा है, इन नंबर्स का एवरेज बहुत आसान आ रहा है, वो आ रहा है 9/5। ये आ रहा है 9/5 इन नंबर्स का एवरेज। तो ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर जो होगा एक्स बार वो होगा 17 टाइम्स 9/5। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं और बाद में 17 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जज करो, ताकि कैलकुलेशन आसान बन जाए। और कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई भी नंबर से आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल जो आंसर आना होगा वो चेंज नहीं होगा। और यही अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि am इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अज्यूम्ड मीन। am is not affected by any change in assumed, मतलब
फाइनल एएम जो फाइनल अरिथमेटिक मीन है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ए की वैल्यू क्या ले रहे हो, आप 17 से डिवाइड करो चाहे आप 20 से डिवाइड करो, फाइनल आंसर सेम आने वाला है। तो वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखना कि किससे हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट जो है वो है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम द एएम इज ऑलवेज जीरो। अरिथमेटिक मीन एक ऐसा नंबर होता है जो काइंड ऑफ सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज इस तरीके का होता है कि अगर आप डेविएशंस लेते हो सारे ऑब्जर्वेशन के तो उसका सम हमेशा जीरो आता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग एग्जांपल से इसमें नहीं, हाँ ऐसे देख लेते हैं। लेट्स से 2, 5, 1, 4 और 10, ये 5 नंबर हम लोग ले रहे हैं। तो इनका एवरेज बनेगा, यहाँ एक छोटा सा इसको 13 ले लेते हैं चलो। तो ये इनका एवरेज क्या बनेगा, 13 + 4 17 + 1 18 to 20 20, इसका एवरेज बन रहा है 5, इसका अरिथमेटिक मीन बन रहा है 5। तो अगर आप डेविएशंस देखो, अरिथमेटिक मीन 5 का मतलब अगर आप इनका डेविएशंस देखो तो 2 का 5 से डेविएशन होता है 2 - 5, 5 का 5 से डेविएशन होता है 0, 1 का 5 से डेविएशन होता है -4, 4 का 5 से डेविएशन होता है -1 और 13 का 5 से डेविएशन होता है 8। तो ये जो डेविएशंस आए हैं ना, इन सबका सम हमेशा 0 आएगा। -3 + 0 + -4 + -1 + 8, ये हमेशा 0 आएगा। ये मैंने छोटे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप थोड़ा उसको अप्रिशिएट कर पाओ। इन जनरल भी आप प्रूफ कर सकते हो कि ये सिग्मा xi - x बार हमेशा 0 आएगा। कैसे? क्योंकि x बार की डेफिनेशन ही है, x बार की डेफिनेशन ही ऐसी है। देखो x बार की डेफिनेशन क्या है, x बार की डेफिनेशन है सिग्मा xi अपॉन n। तो अगर आप दोनों साइड n मल्टीप्लाई करते हो और सबट्रैक्ट करते हो, बेसिकली या आप यहां से देख सकते हैं कि सिग्मा दोनों में बांट दिया हमने। अब x बार तो कांस्टेंट है, क्योंकि x बार कांस्टेंट है तो वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो x बार सिग्मा 1 और सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी n। तो ये n x बार और सिग्मा xi सेम नंबर्स हैं, तो इसलिए हमेशा कट के 0 हो जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरिएट मतलब अपना xi फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल में जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं इसका अगर आपको फीलिंग बताऊं तो वो ये है कि अगर मैं कोई भी नंबर लेता c xi माइनस कोई भी नंबर लेता मैं c, मतलब डेविएशन में अरिथमेटिक मीन के अबाउट नहीं, कोई भी रैंडम नंबर c के अबाउट ले रहा हूं और उस डेविएशन का स्क्वायर करके उस पर सिग्मा लगा रहा हूं, तो ये जो भी वैल्यू निकल के आती, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर निकल के आता। तो ये पॉजिटिव नंबर मिनिमम तब निकल के आता है जब आप c कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं लो, अगर आप इसको अरिथमेटिक मीन लेते हो तब जाके ये मिनिमम निकल के आता है। इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखेंगे क्योंकि अभी इसका इतना एप्लीकेशन है नहीं, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है मीन स्क्वायर डेविएशन और वेरिएंस। तो मीन स्क्वायर डेविएशन ये एक्चुअली अगर आप शब्दों पे ध्यान दें, मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, तो ये मीन स्क्वायर डेविएशन लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टैटिस्टिक्स में कि मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम when the chosen value of c या when the chosen value of reference is arithmetic mean। और जब हम इस c को अरिथमेटिक मीन लेते हैं तब ये जो नंबर निकल के आता है उसी को वेरिएंस बोला जाता है। अभी के लिए होल्ड पे रखिए, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अपने, अभी सिर्फ हम लोग मीन पे फोकस करते हैं। तो ये थे अरिथमेटिक मीन के प्रॉपर्टीज। तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा ना, थर्ड इलस्ट्रेशन में एक अच्छा एप्लीकेशन दिखेगा इसका। तो अपने को इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का अरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा एक और चीज बेटा, अगर मीन लिखा है और कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बोला है फाइंड द मीन ऑफ द टेबल, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सर इसने तो बताया नहीं है कि अरिथमेटिक मीन लेना है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है कि हार्मोनिक मीन लेना है। जब भी वर्ड मीन लिखा हो या जब भी वर्ड एवरेज लिखा हो एंड इफ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अरिथमेटिक मीन लेके चलते हैं।
9th 10th क्लास में भी जब आप थे तो आपको बोला जाता था भाई एवरेज निकालो, तो आप कौन सा एवरेज निकालते थे? अरिथमेटिक मीन। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अगर कुछ और बोला नहीं गया है तो। अच्छा, तो अब आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इसमें इतना सोचना क्या, एफ आई एक्स आई करके हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं और इसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, आप ऐसा करो, आपका फाइनल आंसर मैच होगा, जो फाइनल आंसर 28 आना चाहिए वही आएगा। बट प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है मैं उसका एप्लीकेशन इसमें हम समझते हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। देखो कैलकुलेशन बड़ी हो जाए इससे बढ़िया है कि हम थोड़ा नंबर्स पे ध्यान दें। 5, 15, 25, 35, 45, 55 सब 5 के मल्टीपल्स हैं, सब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहला काम मैं पता है क्या करूंगा, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, हर नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो 5 मतलब इसमें इस पूरे को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो फ्रीक्वेंसीज को नहीं, एक्साइज को। तो 5 बन जाएगा 1, 15 बन जाएगा 3, 25 बन जाएगा 5, 35 बन जाएगा 7, 45 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 11। उसमें भी ये ऑड नंबर्स की सीरीज लग रही है, तो इसमें हम कोई भी सेंट्रल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सेंटर में मेरे को 5 और 7 दोनों समझ में आ रहे हैं, तो आप 5 ले सकते हो, चाहे आप 7 ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 7 लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमने अज्यूम्ड मीन 35 को अज्यूम्ड मीन, और एच का मतलब है कि कितने अमाउंट से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आप मत देखो, फालतू है, देख फालतू सोल्यूशन अपन अपने हिसाब से करते हैं। तो अपने हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिन शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसको छोटा कर रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो इन सब को आप लोग ले लो अपना एक्स आई, और ये ले लो अपना एफ आई, और फिर आप एफ आई एक्स आई के पेयर्स बना के ऐड कर लो और उसको डिवाइड कर लो इस चीज से। ये चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो तो 100 ही है। तो 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 18 प्लस 27 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 7 प्लस 17 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 6, दिस होल डिवाइड बाय 100। तो ये जो नंबर आएगा, ये नंबर एक छोटा नंबर आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस को 5 से डिवाइड किया है। तो ये जो भी नंबर आएगा इस पूरे को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो प्रॉपर्टीज बेटा इतनी है, अगर आप लोग ऑब्जर्वेशंस को 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल रहे हो, तो जो आपका एवरेज आया है उसमें फिर बाद में 5 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्वेशंस में से लेट से कुछ 13, सब में से 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनका अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, तो जो भी अरिथमेटिक मीन आता है उसमें आपको बाद में 13 ऐड भी करना पड़ेगा। तो बस इतना ध्यान देना। तो इसने क्या किया, इस सोल्यूशन के हिसाब से, इस सोल्यूशन में हर ऑब्जर्वेशन में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया गया है और 10 डिवाइड किया गया। ये लाइन पे आप फोकस कीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। तो इधर इन्होंने 35 चूज किया है और 10 से डिवाइड किया है, तो ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 35 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 10। तो जो भी अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा, जैसे जो भी अरिथमेटिक मीन निकल के आएगा उसमें हमें फिर वापस से 10 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और हमें 35 को ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोसीजर चलता है। फोर्थ क्वेश्चन, बाइनोमियल वेरिएट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। तो बाइनोमियल थोड़ा आप रिकॉल कीजिएगा, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 2 पावर n होता है। बाकी आप लोग सोल्यूशन देख के समझ ही जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेटेड मीन पे। तो वेटेड मीन का मतलब क्या होता है कि कुछ वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं। तो आप लोग अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप वेट्स को फ्रीक्वेंसीज की तरह सोचो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम सा दिखता है। फॉर्मूला जो है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई था ना, वैसे यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई होता है। वेटेड मीन बेसिकली उसका एप्लीकेशन ये होता है, जैसे मैं आपको सिंपल से उदाहरण दूं तो लेट से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपका टेस्ट लिया, तो आपके नंबर्स कुछ कुछ आए सारे बच्चों के। तो बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मैथ्स का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ बन गया था और केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी बन गया था। तो मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ बन गया था, इसलिए बच्चों के नंबर बहुत कम कम आए हैं, और केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी बन गया था,
तो उसमें नंबर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हैं। तो मेरे को जब रिजल्ट निकालना है तो अगर मैं नॉर्मल एवरेज लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के नंबर डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा कि परफॉर्म कैसे किया है। या मैं कुछ वेट्स साइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का पेपर टफ था तो मैं उसको कम वेट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे क्लास का जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आए वो एक अच्छा नंबर निकल के आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैथ्स को 1 वेट दूंगा, फिजिक्स को 2 वेट दूंगा और केमिस्ट्री को 3 वेटेज दूंगा। अब वेटेज का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के नंबर अच्छे हैं। तो अगर केमिस्ट्री को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा, भले मैथ्स का पेपर खराब गया है सबका, पर फाइनल रिजल्ट में ना उसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैं बहुत वेग सा रफ सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वेटेज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का फाइनल एवरेज में या फाइनल मीन में एक ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहे या ज्यादा वेटेज रहे या ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे, तो उसको हम लोग वेट से डिनोट करते हैं। और ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसे रहेगा, तो जिसका जितना ज्यादा वेट रहेगा उसका W का वैल्यू उतना बड़ा होगा, और जितना उसका W का वैल्यू बड़ा होगा तो ये ओवरऑल सम में उसका ज्यादा वेटेज निकल के आएगा। मतलब ये जो WI वाली टर्म है वो ज्यादा बड़ी आएगी। अगर WI बड़ा है तो वो WI का नंबर का वैल्यू बड़ा आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मेन मुद्दा है कि उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो भैया सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपका काम चल जाता है। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स। तो अपने ऑब्जर्वेशन क्या है इस एग्जांपल में, 1 2 3 4, ये सब अपने एक्साइज हैं, XI, और इनके वेट क्या है। तो WI जो है वो है 1 का वेट है 1 स्क्वायर, 2 का वेट है 2 स्क्वायर, 3 का वेट है 3 स्क्वायर। तो जो भी उनका वेट है उसके साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी आप जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो ये होता है वेटेड मीन। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन में क्या होता है, दो अलग अलग डेटा सेट्स दिए रहते हैं आपको, और उन दोनों डेटा सेट्स के एवरेज को कंबाइन करना है। लेट से मैं आपको पहला डेटा सेट दे रहा हूँ A1 A2 A3 अप टू AN, और B1 B2 B3 अप टू BN। ये बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है। तो अगर x1 बार एंड x2 बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग n1 एंड n2 टर्म्स, तो यहाँ पे हम लोग n1 ले लेते हैं, n2 टर्म्स ले लेते हैं। तो इन सब का एवरेज है x1 बार, और ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n1, ये n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली x2 बार है एवरेज इस सीरीज का, और इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, n2। तो कंबाइंड मीन का मतलब होगा कि कंबाइंड मीन ऑफ देयर कंपोजिट ग्रुप, या अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब मैं इन सारे लोगों का एवरेज लेना चाहता हूं, तो वो एवरेज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x1 बार x2 बार n1 और n2, क्योंकि x1 बार x2 बार n1 n2 मुझे क्वेश्चन में जनरली गिवन रहेगा। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। और बहुत लॉजिकल है यार, देखो x1 बार का मतलब क्या होगा, x1 बार का मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ये सारे ai's का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ai's, n1 है। तो इसी n1 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक। तो सारे ai's का सम कितना होगा, n1 x1 बार। एग्जैक्ट सेम वे में आप सारे BI's का सम भी निकाल सकते हो। सारे BI's का सम क्या होगा, n2 x2 बार। तो सारे AI's और सारे BI's का ओवरऑल सम ऑफ ऑल द A1 A2 A3 B1 B2 B3 वो हो जाएगा आपका ये वाला न्यूमरेटर, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। और कंपोजिट ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, ये सारे के सारे AI BI मिला के कितने हैं टोटल, n1 प्लस n2। इसीलिए कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला बनता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अच्छा, मुझको तो ना यहाँ पे भी वेटेड मीन नजर आता है। कैसे, जैसे ये पूरे डेटा सेट का एक रिप्रेजेंटेशन या एक एवरेज है x1 बार, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इस डेटा सेट को ये भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये दूसरे वाले डेटा सेट को ये x2 बार ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका भी एवरेज निकालना है ना, तो रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है भाई, ये एक एवरेज है, तो आप इसका डायरेक्ट x1 बार प्लस x2 बार डिवाइड बाई 2 नहीं लिख सकते, ये थोड़ा लॉजिकली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी अलग अलग है। तो मेरे को दिमाग में क्या नजर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कंबाइंड एवरेज जो आना चाहिए, दोनों सीरीज का कंबाइंड ग्रुप का जो एवरेज आना चाहिए, वो ऐसा बनना चाहिए कि x1 बार को आप n1 वेट के साथ लो और x2 बार को आप n2 वेट के साथ लो। भाई जिसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगे वो ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, उनका उतना ही वेट होगा। तो जैसे हमने अभी वेटेड मीन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें आप ऐसा मान लो कि x1 बार का ये वेट है, x2 बार का n2 वेट है, और वेटेड मीन निकाल लो, तो ये कुछ कुछ वैसा ही बन जाएगा। और इसी को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, इफ देर आर मोर देन 2 ग्रुप्स देन देयर कंबाइंड मीन विल बी, आप हर ग्रुप का एवरेज जो रहेगा उसको आप पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मान लेना, और उस ग्रुप में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो आप वेट लेके चलना उसको। तो क्या बन जाएगा, जैसे वेटेड मीन हमने लिखना सीखा है ना, अभी पीछे हमने वेटेड मीन लिखना सीखा था, तो आप लोग वेटेड मीन के कॉन्सेप्ट से कंबाइंड मीन भी लिख सकते हैं। होपफुली द लॉजिक इज क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज 400 एंड अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज 480। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एवरेज इनकम 400, दूसरे ग्रुप का एवरेज इनकम 480। अब सारे लोगों का अगर एवरेज 430 है तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस इन द ग्रुप्स। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x1 बार x2 बार गिवन है, n1 n2 पता नहीं है अपने को, कंबाइंड एवरेज 430 दिया है, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है भी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको n1 अपॉन n2 का रेशियो मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, फिगर आउट द कैलकुलेशन, फाइनल जो रेशियो बैठेगा वो 5:3 बैठेगा। मतलब पहले ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो दूसरे ग्रुप में 3 लोग होंगे, अगर पहले ग्रुप में 50 लोग रहे होते तो दूसरे ग्रुप में 30 पीपल रहे होंगे। और रेशियो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए जनरली इसमें ना एक और इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे अगर मैं एक और डेटा देता कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल in the both the groups, final total number of people are 80, if there are 80 people, total 80 people, then find the number of people in second group। तो मैं ऐसे भी पूछ सकता था। तो उसमें आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लेते कि भाई इसमें 5k पीपल मान लेते हैं हम लोग और दूसरे में 3k पीपल मान लेते हैं, तो 5k प्लस 3k हो जाता है 80, k की वैल्यू 10, तो हम बोलते पहले में 50 रहे होंगे दूसरे में 30 रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, ये आप ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क रहेंगे। इसमें बस एक चीज मुझे आपको एक एक्स्ट्रा बतानी है, जैसे इस टाइप के जो सवाल होते हैं ये होते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, बोलते हैं इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे ये तो फ्रीक्वेंसीज हैं जो नॉर्मली आप जानते थे होती हैं, कभी कभी डेटा पॉइंट्स x1 x2 x3 ना देते हुए वो क्लास देता है। क्लास का मतलब भाई 0 से 20 के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं, ऐसे 17 लोग हैं। अब 0 से 20 में वो 1 भी आ सकता है उसका नंबर, 19 भी आ सकते हैं उसके, 15 नंबर भी आ सकते हैं। जिन लोगों के 0 से 20 के बीच में आए हैं ऐसे 17 लोग हैं। 20 से 40 के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं, 40 से 60 के बीच में जो जो नंबर आए हैं, या ऐसे। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कैसे करोगे, आप इसमें xi ले लिया करो उस ग्रुप का मिड पॉइंट या उसका एवरेज। जैसे 0 से 20 अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग 10 लेंगे, 20 से 40 है तो हम उसको क्या कहते हैं 30 लेके चलेंगे, 40 से 60 है तो हम उसको 50 लेके चलेंगे। मिड पॉइंट 60 से 80 का बीच का वैल्यू है 70 और 80 से 100 के बीच का वैल्यू है 90। तो दिस क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐसे रीड कर लेंगे कि भाई ये इसके xi है और fi वही पुराने वाले 17, f1 32, f2 19, ऐसे मान के आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और आपका काम चल जाएगा। एक तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, आप इनको ट्राई कीजिए और इसके सॉल्यूशंस भी मैं अटैच कर रहा हूं जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन और ट्राई करना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन जो रहता है अनग्रुप्ड डेटा का वो रहता है
x1 x2 x3 सबका प्रोडक्ट होल पावर 1/n, और ज्योमेट्रिक मीन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात करते हैं। ये प्रोग्रेशन इन सीरीज में आपने पढ़ रखा है। अब सेम अगर f1 f2 f3 अप टू fn इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ठीक है भाई, बेसिक तो सेम वही होगा ना कि x1 को f1 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, x2 को f2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, x3 को f3 बार मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो आप फ्रीक्वेंसी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, और ऐसे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और कैपिटल N क्या होगा, कैपिटल N होगा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। कैपिटल N का मतलब होता है सिग्मा fi, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू fn, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कैपिटल N होता है। और कंबाइंड मीन, इसमें भी कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन अगर पूछा जाता है कि G1 एंड G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू सीरीज N1 एंड N2 respectively, then their combined mean will be। तो आप लोग फिर से बेसिक से चला जाना, ठीक है। तो बेसिक से कैसे जाएंगे, अगर पहली सीरीज थी A1 A2 A3 अप टू AN1, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन है अगर G1, तो G1 का मतलब क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/n1। सिमिलरली अगर दूसरी सीरीज थी B1 B2 B3 अप टू BN2, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन G2 क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट पावर 1/n2। तो कंबाइंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे, अब जब मैं कंबाइंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन लिखना चाहता हूं तो मैं सारे AIs और सारे BIs का प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं, तो सारे AIs का प्रोडक्ट हो जाएगा G1 की पावर n1, सारे BIs का प्रोडक्ट हो जाएगा G2 की पावर n2, जो आप देख सकते हो इनसे इजीली, और होल पावर 1 अपॉन कैपिटल N होता है। अब कैपिटल N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे n1 प्लस n2। तो अगर सबको बेसिक डेफिनेशन जिसको क्लियर है ना, वो ये सारी चीजें आसानी से डीकोड कर सकता है। इलस्ट्रेशन यू कैन इजीली सी, फाइंड द जीएम ऑफ दीज नंबर्स, n नंबर्स हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो फॉर्मूला बेस्ड। और सेम हार्मोनिक मीन के लिए, देखो मैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अगर बनते भी हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक ना होते, वो सिंपल प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, हार्मोनिक मीन का बेसिक डेफिनेशन होता है ये, और इस डेफिनेशन से ज्यादा आप अच्छे से आप इसको ऐसे समझते हो कि जो x1 x2 x3 है उन सबके रेसिप्रोकल्स ले लो, h का रेसिप्रोकल ले लो 1/h, तो जो रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन होता है वो 1/h होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ रखी है तो आप सबको पता है कि कैसे वर्क करता है। तो HM क्या होता है, हार्मोनिक मीन HM, रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन, स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ all the observations। arithmetic mean of reciprocal of all the initial observations is the reciprocal of harmonic mean। तो ये होता है आपका कैपिटल H का डेफिनेशन। और फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी तो ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, 1/x1 को f1 बार ले लेंगे, 1/x2 को f2 बार ले लेंगे, 1/xn को fn बार ले लेंगे। तो वो अगर f1 बार है तो ये 1/x1 जो f1 बार ऐड किया गया होगा, तो इसलिए वो fi वाला लॉजिक ही, बस यहाँ पे fi क्योंकि हम लोग xi को 1/xi ले रहे हैं तो इसलिए वो इस तरीके से आ जा रहे हैं। और कैपिटल N जो रहेगा, कैपिटल N इज स्टिल द सेम थिंग, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। तो कैपिटल N का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। कैपिटल N हमेशा सिग्मा fi ही होता है, ध्यान रखना। एक एग्जांपल आप देख सकते हो इजीली, इलस्ट्रेशन नंबर 8। और फाइनल एक नोट जो आप प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट फॉर एनी सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic mean। सो आगे हम लोग बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके वेराइटीज देखेंगे। तो मीडियन ऑफ अ सीरीज
is the value of the middle term of the series when the values are written in ascending order. तो मीडियन निकालने के लिए बेसिकली हमें सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है, और मीडियन जो है वो अरेंज्ड सीरीज को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेंट्रल वैल्यू हम लोग फोकस कर रहे हैं मीडियन। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वो सेम ही रहेगा। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन निकालना बहुत आसान रहेगा। अगर आपके n जो है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं सीरीज में, तो आप लोग सेंट्रल वैल्यू पे फोकस करेंगे। अब सेंट्रल वैल्यू पे फोकस कैसे करेंगे, तो ये सब डरावना सा चीज देखने से पहले आप सिंपल एग्जांपल से समझ लो। लेट से मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं 3, 5, 1, -2 एंड लेट से 7, इस तरीके से। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा कि मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊंगा। तो सबसे छोटा है -2, फिर उससे बड़ा है 1, उससे बड़ा है 3, देन 5, देन 7। तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में जम चुकी है। अब इसकी सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो होगी 3। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे से काउंट करता हूँ तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म पे 3 आ रहा है, और मैं पीछे से काउंट करता हूँ फर्स्ट टर्म, पीछे से सेकेंड टर्म और पीछे से थर्ड टर्म। तो आगे और पीछे दोनों से थर्ड टर्म सेंट्रल वैल्यू जो है वो 3 आती है निकल के। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, व्हेन n इज ऑड, तो आप क्या करते हो, आप n+1 होल डिवाइड बाय 2, n+1/2th टर्म देखते हो। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, 5 टर्म्स थे, तो 5+1/2 दैट इज 6/2 दैट इज थर्ड टर्म। तो हम लोग थर्ड टर्म देख रहे थे। तो बेसिकली वो फॉर्मूला कैसे n+1/2 का लॉजिक यही है कि हम लोग सेंट्रल वैल्यू रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में तो आप डायरेक्टली अरेंज करके सेंट्रल वैल्यू दे सकते हैं। जब n इवन होता है, जैसे इसमें मैं एक और ऑब्जर्वेशन लेट से ऐड कर देता हूँ, लेट से यहाँ पे 0 भी होता सपोज, तो अपने पास 6 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। -2, देन 0, देन 1, देन 3, देन 5, देन 7। तो ये 6 टर्म्स होंगी। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, सेंट्रल टर्म जो रहेगी वो डायरेक्टली सेंट्रल टर्म कोई होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आगे और 3 टर्म्स पीछे हैं। तो देयर इज नो एज सच मिडिल टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिडिल टर्म होती तो क्या होती ये सोचेंगे। तो मिडिल के आसपास व्हाट वी विल डू इज, ये सेंटर हमें लग रहा है 3 इधर 3 इधर, तो सेंटर से सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू होती है उसका एवरेज, उसका अरिथमेटिक मीन अपना मीडियन होता है। तो 1 + 3/2, तो ये अपना मीडियन हो जाएगा 2। इसको जनरलाइज करके लिखा गया है कि अगर n इवन है तो आप n/2th टर्म, जैसे अपने केस में n की वैल्यू 6 थी, तो n/2 का मतलब है थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म n/2 और n/2+1, तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एवरेज ले लेंगे, मीन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो ये होता है लॉजिक मीडियन का। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपको सेंट्रल वैल्यू डायरेक्टली दिख जाएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सेंटर के आसपास नियरेस्ट जो वैल्यू है उनका अरिथमेटिक मीन, उनका एवरेज हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी में बात करते हैं, अनग्रुप्ड डेटा है बट फ्रीक्वेंसीज वाला है। देखो अनग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है आपके पास डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है आपके पास क्लास होती है कि भाई 0 से 10 इतने लोग हैं, 20 से 30 इतने लोग हैं, 10 से 20 इतने लोग हैं, उसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा में दो टाइप होता है, एकदम रॉ अनग्रुप्ड डेटा और फ्रीक्वेंसी वाला अनग्रुप्ड डेटा, फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी वाला अनग्रुप्ड डेटा है तो उसके लिए पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर कैपिटल N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। लेट से 2 जो है वो 5 बार आया है, 1 जो है वो 3 बार आया है, और लेट से 5 नहीं, हम लोग थोड़ा छोटा ले लेते हैं, लेट से 0 जो है वो 0 जो है वो 4 बार आया, ऐसा कुछ हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूरी है, तो 0, 1, 2 इनकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी 4, 3 एंड 5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी के सामने 4, फिर यहां तक के इन दोनों का सम 4 + 3 7। आई थिंक ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, और 7 + 5 12। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है। जो फाइनल अपना n का वैल्यू होता है, कैपिटल N का वैल्यू, इट इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओनली। तो अपने एग्जांपल में वो है 12। तो फिर वही बात कि अगर ऑड है तो डायरेक्ट n+1/2th टर्म देख लो, और अगर इवन है
तो n/2 और n/2+1 का एवरेज देख लो। तो यहाँ पे 12 अपना इवन आ रहा है, तो 12/2 मतलब 6th और 7th टर्म। देखो लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक यही है कि आप फ्रीक्वेंसी में है तो इसको ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ओपन ओपन करके। 0 4 बार आया है, 1 जो है वो 3 बार आया है, और 2 जो है वो 5 बार आया है। ठीक, तो टोटल 12 टर्म है। तो 12 टर्म का मतलब है कि 6 टर्म आगे और 6 टर्म पीछे। तो ये जो 6th और 7th टर्म होगी, हम इसका एवरेज लेना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले को आप अनग्रुप्ड से अगर मैच कराओ तो लॉजिक वही है कि हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी वाले में क्या रिपीट होता रहता है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जज करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, और उसका आधा करके सेंट्रल देख लेते। तो अभी मेरे एग्जांपल के हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा क्वेश्चन का, वो रहेगा 1 और 1 का एवरेज, तो वो 1 ही रहेगा। ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा दिखने में थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा खतरनाक सा जो रहता है, वो रहता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको क्लासेस दे दी जाती हैं, तो इसको करने का तरीका जो होता है वो एक फॉर्मूला बेस्ड रहता है। इसमें हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाते हैं, फिर n/2 का वैल्यू निकालते हैं। n इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज सिग्मा f, हम लोग n/2 निकालते हैं। अब यहां से थोड़ा सा खेल समझिएगा, n/2 की जो वैल्यू आती है, तो वो क्लास हम लोग ढूंढेंगे जो n/2 की वैल्यू को कंटेन करता है, या द क्लास विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ CF इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2। मतलब हम सेंटर या सेंटर से हल्का सा ऊपर रहना चाहते हैं। इस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। दिस क्लास विल बी डिफाइंड एज मीडियन क्लास। और इस क्लास की लोअर लिमिट, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। इस फॉर्मूला में L स्टैंड्स फॉर द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल F स्टैंड्स फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, और H होता है क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सपोज ये डेटा है अपने पास, इस डेटा का हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस डेटा को वर्टिकली जमाएंगे और फ्रीक्वेंसीज की मदद से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे। तो ये 8 का एज इट इज 8 लिख लिया है हमने। उसके बाद ये 38 कहाँ से आया है, ये 8 प्लस 30 को ऐड करके आया है 38। फिर 78 कहाँ से आया है, 40 प्लस 38 जो है वो 78 आया है। फिर 78 प्लस 12 जो है वो 90 आया है, और 90 प्लस 10 जो है 100। तो इस एग्जांपल में कैपिटल N हो जाएगा 100, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज सिग्मा f। जो फाइनल वाले रो की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली सबका सम ही होता है सारे फ्रीक्वेंसीज का। तो n/2 मतलब क्या होगा, 50। मतलब हम लोग 50 जो रहेगा वो सेंटर रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा नहीं है, क्लासेस में डिवाइडेड है, तो हम लोग ढूंढेंगे वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 या 50 से बड़ी है। वी आर सर्चिंग फॉर दैट क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 50 या 50 से बड़ी है। इसका लॉजिक क्या है, बेसिकली हम लोग अगर सेंटर ढूंढना चाहते हैं, तो जैसे ये वाली क्लास आ रही है जिसका फ्रीक्वेंसी जस्ट 50 से बड़ा है। देखो अगर आप ये वाली क्लास पे फोकस करते, तो यहां तक के जितने भी डेटा हम लोग लिख चुके थे, सिर्फ 38 या 38 डेटा पॉइंट्स लिखे गए होंगे। तो सेंटर से हम लोग पीछे हैं। और अगर हम इस क्लास पे रेफर करते हैं, तो ये क्लास जहां खत्म हुई होगी वहां तक के 78 डेटा पॉइंट्स लिखे जा चुके होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अपना जो एक्चुअल आंसर है वो इस क्लास के अंदर ही है। अपना जो सेंट्रल वैल्यू है वो इस क्लास के अंदर छुपा हुआ है। मतलब 20 से 30 के बीच में ही अपना एक नंबर रहा होगा जो एक्चुअल मीडियन कहलाने के लायक रहा होगा, और वो सेंट्रल वैल्यू रहा होगा। तो ये क्लास जो है ये मीडियन क्लास कहलाती है। अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल f। इसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी इस क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं 38, मतलब ये वाला, ये 40, इसका लोअर लिमिट है 20, और क्लास विड्थ जो है वो 10। ये 10 कहां से आया, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, जो विड्थ ऑफ द क्लास है। और डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करते हैं। देखो दिखने में फॉर्मूला डरावना सा है,
और आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा याद रखने में भी डिफिकल्ट रहेगा, बट द गुड थिंग इज कि जेई मेन में इस फॉर्मूला पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मतलब अभी तक तो नहीं पूछे गए, आगे पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। सो फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट यू शुड नो दिस फॉर्मूला, बट एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे तो नहीं गए हैं, सो यू कैन स्किप दिस फॉर्मूला इफ यू वांट, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 9-10 क्लास में ये पढ़ चुके होंगे आप, एमपी बोर्ड में तो रहता है, सीबीएसई में भी शायद है जहां तक मुझे ध्यान है। सो दिस वाज मीडियन। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग आगे लेंगे मीडियन पे, फिलहाल हम लोग मोड पे बात करते हैं। तो सेम वे में पहले आप मोड का डेफिनेशन समझो। देखो सारे सेंट्रल टेंडेंसी जो है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, इन सब का बेसिक डेफिनेशन आप समझ लो तो चीजें आसान हो जाती है। तो मीडियन का बेसिक डेफिनेशन यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा के जो मिडिल टर्म होती है उसको मीडियन बोलते हैं। मोड का कुछ और मतलब होता है। मोड का मतलब होता है in a frequency distribution, the mode is the value of that variable या that variate which has the maximum frequency, which have the maximum frequency। तो मोड का बेसिक मीनिंग है जो सबसे ज्यादा बार अकर करेगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड कहलाता है। और मोड के जो रहते हैं सवाल वो अगेन फिर तीन तरीके से, अनग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी वाला और ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी वाला, तीनों में हम लोग देखेंगे। तो पहले दो अगेन इजी रहेंगे, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। और अगर इसी डेटा को फ्रीक्वेंसी वाइज दे रखा है कि ये x1 जो है f1 बार आया है, x2 जो f2 बार आया है, तो उसमें से आप वो वाला वेरिएबल पकड़ो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है कि कितनी बार वो डेटा आ रहा है। और ग्रुप्ड डेटा के लिए फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जैसा मीडियन में था। इसके फॉर्मूला के आप सब जो है टर्म्स को समझिए। पहले टर्म्स क्या है, तो इसमें भी हम सबसे पहले वो क्लास निकालते हैं जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक। तो ये एग्जांपल में सबसे पहले आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, 2, 18, 30, 45, 35। तो ये 45, ये जो 30 से 40 वाला जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे हम लोग। जैसे पहले मीडियन क्लास था वैसे ही मॉडल क्लास। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, मतलब जो अपना एक्चुअल आंसर है, जो अपना एक्चुअल वैल्यू रहा होगा वो 30 से 40 के बीच में कोई नंबर रहा होगा, इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल, मतलब अपने एग्जाम्पल में एल है 30। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट। अपने लिए एफ नॉट की वैल्यू है 45। F1 और F2 होता है इससे जस्ट पिछली और इससे जस्ट अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अपने एग्जांपल में 30 और 35 होंगे ये नंबर्स। और जो इंटरवल विड्थ या जो क्लास का जो विड्थ होता है वो होता है h, स्मॉल h। तो अपने केस में 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 है h का वैल्यू। तो ये सारे वैल्यूज एक बार आपको जज करने आ गए तो उसके बाद डायरेक्टली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है मोड के ऊपर भी। जो फॉर्मूला आपको लगाना होता है ये वाला। नाउ द बैड थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला इज कि दिखने में थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट द गुड थिंग अबाउट दिस फॉर्मूला इज कि इस पे भी जेई मेन में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे गए। सो अगेन यू कैन स्किप दिस, बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। और ये वाला भी चीज आप 9-10 में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो स्टैटिस्टिक्स में। सो ये थे 5 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी, AM, GM, HM, मीडियन मोड। अगेन आई वुड एम्फेसाइज ऑन द बेसिक डेफिनेशन, सबका बेसिक डेफिनेशन दिमाग में जरूर रखना। और आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कॉन्सेप्चुअल, जो एक्चुअली जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और उससे पहले एक और चीज, इन सब में कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो जो नॉर्मली हम लोग मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरली हम लोग यही मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही चर्चा करते हैं। तो इसमें जो मीन, मीडियन और मोड रहते हैं वो रफली रफली इस फॉर्मूले से कनेक्टेड रहते हैं। ये याद रखना, ठीक है, ये काम का फॉर्मूला, इस पे सवाल बनते हैं। और एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें 2005 का IIT JEE का सवाल लिया हुआ है। तो पहले स्टैटिस्टिक्स जो है वो IIT JEE के सिलेबस में भी था, मतलब एडवांस की बात कर रहा हूँ, पहले स्क्रीनिंग और वो अलग होता था, तो पहले ही सिलेबस में था, अभी एडवांस के सिलेबस में नहीं है स्टैटिस्टिक्स, तो पूछे जाते। तो ये फॉर्मूला काम का है। और ये फॉर्मूला बोलता है कि जो मोड है वो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है। नंबर्स प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, नंबर्स में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मोड जो है वो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है।
तो ऐसा मत बोलना कि 3 टाइम्स मीन माइनस 2 टाइम्स मीडियन, जैसे आपको याद रखना, आप तरीके बना लो याद रखने के, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और मीडियन जो रहेगा वो हमेशा मीन और मोड के बीच में रहेगा, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तीनों सेम चीजें रहेंगी। तो हम लोग सिमेट्रिक नहीं, हम लोग असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूला लगता है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर फिर कब लगाना है फॉर्मूला, कब नहीं लगाना है। तो बेटा वो क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल 2005 का सवाल, इसमें दिया इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मोड इज अप्रोक्सीमेटली। देखो लैंग्वेज समझो, एक तो वो बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक, अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये है, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिसका आप लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, जिसका प्रूफ कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि मीन मीडियन एंड मोड अप्रोक्सीमेटली इस रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं। तो एक तो ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड आपको हिंट देता है कि यार ये फॉर्मूला लग रहा होगा, और दूसरा चीज आप सोचो कि और कौन से तरीके से आप कर पाओगे, कोई और तरीका है भी नहीं अपने पास जो मीन और मीडियन की मदद से मोड को कैलकुलेट करके मतलब दे सके। तो मोड जो रहेगा इस क्वेश्चन में वो रहेगा 3 टाइम्स द मीडियन, दैट इज 3 टाइम्स 22 माइनस 2 टाइम्स द मीन, तो 2 टाइम्स ऑफ 21। तो अप्रोक्सीमेटली जो रहेगा मतलब ये 24 जो रहेगा बेस्ट आंसर रहेगा इसका। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो ये फॉर्मूला काम का है, प्लीज याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, जो आईआईटी मेन में एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये इन टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, देन वी विल डिस्कस देम। तो अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर चुके हो तो लेट अस डिस्कस दैट। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं आपके एनसीआर। तो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन पूछा है। तो बेटा मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना पड़ता है, सारे डेटा पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। अच्छा कितने हैं डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 डेटास गिवन। तो इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो कैसे जमाएंगे, 20C0 फिर 20C19। आपको पता है वैल्यू एक्चुअली 20C19 जो होता है वो 20C1 के बराबर होता है। 20C2 फिर 20C17 जो कि 20C3 के बराबर होगा। एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि जो एनसीआर, एन भी काय को लिख रहा हूं मैं, 20 लिख लेता हूं, 20CR ये मैक्सिमम होगा तब जब R 10 होगा, ये सबको पता है। पास्कल ट्रायंगल बनता है, वैल्यूज 20C0 की वैल्यू होती है 1, 20C1 की वैल्यू होती है 20, और फिर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। R इक्वल टू 10 पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी 20C10, और उसके बाद जो 20C11 होगा वो 20C10 से छोटा होगा, क्योंकि 20C11 और 20C9 जो होते हैं सेम होते हैं। मतलब वैल्यूज बढ़ेगी और बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम तक पहुंचेगी और फिर उसके बाद घटते जाएगी। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 19 17 ये 15 है, इनको मैं 20C15 को 20C5 में कन्वर्ट करूं, उन नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं जिससे हम कंपेयर कर पाए इजीली। तो बहुत आसानी से दे रखा है, जो एक जो R है एनसीआर में, जो R है एक बार वो 10 से बड़ा दे रखा है, एक बार 10 से छोटा दे रखा है। तो मैंने सबको 10 से छोटे में कन्वर्ट कर लिया है ताकि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना आसान हो जाए। सो दिस बिकम्स 20C0 20C1 20C2 20C3 20C4, ये 5, ठीक 5। उसके बाद 20C5 के बाद जो रहेगा अपना, ये कहानी बनेगी यहां तक के, किधर, ये आ गया 20C5। उसके बाद हम लोग जमाएंगे 20C6 20C7 20C8 20C9 और 20C10। इसका मतलब जो 11 टर्म्स हमें दे रखी हैं, हमें जो 11 टर्म्स गिवन है वो 20C0 से लेके 20C10 तक के सारी वैल्यूज दे रखी हैं। 20C0 से लेके 20C10 तक के हमें सारी वैल्यू दे रखी है। तो अरेंज कैसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये मैं सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किन को कन्वर्ट किया है। जो R की वैल्यू 10 से बड़ी थी मैंने उनको कन्वर्ट किया है 10 से छोटे में, और फिर हम लोग अरेंजिंग ऑर्डर में इसको जमा देंगे। 11 टर्म्स हैं तो 11 + 1/2 दैट इज 6th टर्म जो रहेगा, ये 6th टर्म अपना मीडियन रहेगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म विल बी द मीडियन, इसका वैल्यू 20C5 या 20C15 भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस में देख लेंगे,
तो करेक्ट आंसर विल बी ये सेकंड वाला 20C15। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। इस पे हम लोग ऐसा स्टार्ट लेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन ने दिया है उसी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो मीन होगा, मीन तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, और मीडियन के लिए क्योंकि चार टर्म्स हैं तो ये 2 टर्म आगे और 2 टर्म पीछे, सेंट्रल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सेंटर के जस्ट नियर में मतलब बी और ए का एवरेज ये होगा अपना मीडियन। तो बस एक बार आपको ये लिखना आ गया ना, मीडियन लिख लिया, मीन लिख लिया, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आई है इसको मीन वाले में डाल देंगे तो यहाँ से c प्लस डी की वैल्यू मिलेगी। तो जो पूछा है वो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है, बस जो टर्म्स हैं मीन मीडियन मोड उनका डेफिनेशन, उनका मीनिंग पता है ना, तो आप लोग उसकी मदद से अपने इक्वेशंस लिख सकते हो, और एक बार मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख ली तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और थर्ड जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मीडियन पे। तो अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो फिर हम डिस्कस करते हैं। सो 23 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन है 50, ठीक। स्मॉलेस्ट 13 ऑब्जर्वेशंस आर ऑल इंक्रीज्ड बाय 2। तो नया मीडियन या मीडियन विल बिकम, तो मीडियन क्या होगा, क्या मीडियन चेंज होगा, क्या मीडियन चेंज नहीं होगा, क्या मीडियन भी 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, पहले 50 था तो बाद में 52 हो जाएगा, या फिर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, कांट से एनीथिंग, तो क्या होगा उसके बारे में आप सोचिए लॉजिकली, डेफिनेशन अगर मीडियन की आपको क्लियर है तो 23 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम लोग लेट से 23 ऑब्जर्वेशंस ऐसे लिख लेते हैं A1 A2 A3 अप टू A23, और यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये मैथमेटिकली लिखा है तो देख के डरना मत, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप J I से बड़ा ले रहे हो, लेट से मैं 3 और 6 ले रहा हूँ, तो 3 अगर 6 से बड़ा है तो A3 6 अगर 3 से बड़ा है तो A6 भी A3 से बड़ा होगा। ये लिखने का मेरा सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि ये अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक। दिस सीरीज इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं हम लोग इस पे कि मीडियन क्या होगा। तो टोटल 23 टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में सेंट्रल वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, तो वो हो जाएगा 12th टर्म। मीडियन जो है 12th टर्म है, A12 की वैल्यू जो रही होगी वो रही होगी 50। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो 13 स्मॉलेस्ट 13 टर्म्स है उन सबको 2-2 यूनिट से बढ़ा दिया है, तो नई सीरीज में A1 प्लस 2 A2 प्लस 2 A3 A12 प्लस 2 A13 प्लस 2 होगा, और इनको चेंज नहीं किया, ये पुराने वाले हैं। अब आप मीडियन पे सोचो, चर्चा करो। तो देखो बात ये है कि अगर मैं फिर से इंक्रीजिंग में जमाना चाहूँ तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर A1 A2 से छोटा था तो A1 प्लस 2 जो है वो A2 प्लस 2 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों को 2-2 यूनिट से बढ़ा दिया गया। बट दिक्कत आएगी यहाँ पे, अभी जो सीरीज लिखी हुई है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकता। सपोज अगर A13 था, A13 तो A12 जो है, हाँ ये A12 था 50, तो A13 जो रहा होगा 50 से बड़ा रहा होगा, लेट से इसको 51 ले लेते हैं, और A14 जो है उसको लेट से ले लेते हैं 52। तो नए वाले में क्या होगा, नए वाले में ये 51 2 यूनिट से बढ़ गया है, तो ये अब इससे बड़ा हो गया 52 से, तो बड़ा हो गया तो अब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहा। पर सपोज ये 52 पहले 54 या 55 रहा होता, ये 56 रहा होता, आगे 57 रहा होता, तो ये 2 यूनिट ऐड करने पे भी उससे बड़ा नहीं हो पाता। तो अभी इन जनरल अगर बात करें तो दिस कांट बी कंपेयर्ड, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन ने हमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी है। तो हम लोग आंसर जो इसका रिपोर्ट करेंगे एज ऑफ नाउ, आई होप लॉजिकली यू आर गेटिंग कि व्हाई देयर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग आंसर देंगे कांट से एनीथिंग। मैं आपको इसमें वैरायटी बताता हूँ जो पूछी जाती है, जो यहाँ पूछी जा सकती है, मेंस में पूछी जा चुकी है वैसे। तो इसमें 2-3 वैरायटी, सपोज अगर मैं यहाँ इंक्रीज्ड हटा के डिक्रीज लिख लेता, सेम क्वेश्चन, if the smallest 13 observations are decreased by 2 then the new median will become, क्या न्यू मीडियन 48 होगा या चेंज नहीं होगा या क्या होगा, आप सोच के जवाब दो। तो अगर ये सब -2 हो गया तो अब बात ये हो जाएगी कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर इतना पार्ट तो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, सब लोग 2-2 यूनिट से छोटे हो गए, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं?
इन दोनों को हम अभी भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर A13 A14 से छोटा है तो A13 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इफ द फर्स्ट 13 टर्म्स आर ऑल डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो ये जो नई सीरीज बनेगी वो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो मेरा आंसर या जो मेरा सेंट्रल वैल्यू रहेगा वो ये वाला रहेगा, A12 माइनस 2। तो इस केस में मैं जवाब क्या दूंगा, द न्यू मीडियन इज 50 माइनस 2, 48। समझ में आ रही है बात। तो अब अगर मैं यहाँ डिक्रीज्ड वर्ड यूज करता तो मेरा आंसर 48 होता। अब इसी में और वेराइटी बन सकती है कि इफ द, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह आप ले लो लार्जेस्ट, इफ द लार्जेस्ट 13 ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय, ठीक है अभी डिक्रीज ने अभी इंक्रीज वाला ले लेते हैं, लार्जेस्ट 13 ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 2। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि इधर के जो पीछे से जो 13 टर्म्स हैं, पीछे से 13 टर्म्स मतलब यहां तक आ जाएगा, पीछे से जो 13 टर्म्स हैं, या इनफैक्ट एक और आ जाएगी इधर से, ये A11 वाली भी आ जाएगी। तो अगर इनको आएगी क्या 11 वाली, तो एक मिनट, इधर से 12 फिर 13 टर्म इधर से 12, तो नहीं A12 तक कहानी फंसेगी। तो 12 और 12 24 होते हैं ना, तो हम लोग ऑड नंबर्स हैं तो 12 टर्म्स हैं, फिर एक सेंट्रल, नहीं 11 टर्म्स है, फिर सेंटर है, फिर 11 टर्म्स है। हाँ तो A11 प्लस A11 से, तो A11 A12 A13 से लेके A23 तक के, ये है अपनी पीछे की 13 टर्म्स। अगर इन सबको मैं 2-2 यूनिट से बढ़ा दूं तो मेरा मीडियन जो रहेगा, क्या मैं निकाल सकता हूं, क्या कंपेयर कर सकता हूं, तो हाँ कर सकता हूं, क्योंकि मैं A10 और A11 प्लस 2 इनको कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि A11 A10 से बड़ा था, तो अगर A11 में 2 यूनिट बढ़ा दूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, और इनका आपस में कंपैरिजन तो होने ही वाला है ना, क्योंकि सब लोग 2-2 यूनिट से बड़े हैं तो वो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में। So I hope you are getting my point. So if each observation is in, if the largest 13 observations are increased by 2 units, तो जो नया मीडियन रहेगा वो 50 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सेम वे में अब अगर यहाँ पे लार्जेस्ट 13 टर्म्स आर डिक्रीज्ड होता, लार्जेस्ट 13 टर्म्स आर डिक्रीज्ड होता,